आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर आज आपका टॉपिक है सिंधु सभ्यता की कला। ठीक, आर्ट इन इंडस वैली। तो इंडस वैली के आर्ट को हम आज देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चूंकि कला की जो शुरुआत है वो स्टोन एज से प्रारंभ होती है, लेकिन कला का जो विकसित स्वरूप है वो आपको इंडस वैली में ही दिखाई देता है। ठीक, यानी आप इस तरह से अगर कहें कि कला का हर प्रारूप, हर सेगमेंट हमको इंडस वैली में देखने को मिलती है। ठीक, और वही सेगमेंट, वही विशेषताएं हमको वर्तमान तक दिखाई देती हैं। यानी जो विशेषता वर्तमान में कला की दिख रही है वो कहीं ना कहीं इंडस वैली से हमको दिखाई देना शुरू होती है। ठीक है, तो आज हम कला पे चर्चा करेंगे बेसिकली। ठीक, और इंडस वैली में आज के इस क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास डिले हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। लेकिन जो शाम की क्लास होगी, हमारी इवनिंग की जो क्लास होगी 8 बजे, उस क्लास में हम इसके सांस्कृतिक विशेषताएं यानी कल्चरल इंपॉर्टेंस जो है इंडस वैली का, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, और अभी की क्लास में हम बेसिकली इंडस वैली के आर्ट पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले थोड़ा सा हम आर्ट पे बात कर लेते हैं कि कला है क्या, फिर उसके बाद इंडस वैली की कला पे आते हैं। तो आज का मित्रों जो आपका टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता की कला। सिंधु सभ्यता की कला। ठीक, अभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स लाइव हैं उनको मैं देख नहीं पा रहा हूं, बट ये है कि मैं एक दो क्लास में व्यवस्था कर लूंगा, मैं उनके लाइव चैट को देख सकूं और उनके आंसर कर सकूं। ठीक है, अभी आप एक दो क्लास में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके बाद हम आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे और उससे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इन सिंधु सभ्यता की कला पर चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता तो आप जान ही रहे हैं, यानी वह सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, यानी भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र जिसको आप सप्त सिंधु क्षेत्र कहते हैं। लेकिन कला जो शब्द आया हुआ है, ये वर्ड जो आया है आर्ट, आर्ट वर्ड जो आया है ये है क्या? ठीक, यानी आर्ट होता क्या है? कहा जाता है कि कला मित्रों, कला जो है ये संस्कृत के कल धातु से बनी है। ये संस्कृत के कल धातु से बनी है। ठीक है, और कला शब्द का एज अ वर्ड, कला शब्द का पहला उपयोग आपके ऋग्वेद में दिखाई देता है। ठीक है, इसका एज अ वर्ड पहला यूज जो है वो हमें कहां दिखाई देता है? ऋग्वेद में दिखाई देता है। ठीक, लेकिन कहते हैं कि कला शब्द का व्यवहारिक उपयोग, यानी इसका व्यवहारिक उपयोग का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे। इसका जो व्यवहारिक उपयोग है कला का व्यवहारिक उपयोग सबसे पहले भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया है। इसके व्यवहारिक रूप की चर्चा भरत मुनि ने अपने मुख्य ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि कला शब्द का पहला उपयोग, चूंकि भारत में लेखन प्रक्रिया का जो विकास है वो आपके ऋग्वैदिक काल से ही दिखाई देता है, और यहीं से हिंदुस्तान के साहित्य का डेवलपमेंट भी आप देखते हैं। यद्यपि लिपि तो इसके पहले भी रही, अगर इंडस वैली की लिपि को पढ़ लिया जाए तो शायद ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, लेकिन इंडस वैली की लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि एज अ वर्ड कला का उपयोग सबसे पहले कहां हुआ? ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, अब अगर बात करें भाई इसके व्यवहारिक उपयोग की चर्चा कौन करते हैं? भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया है। अगर आपसे कोई चलते फिरते आपसे ही कोई बात करे, एक सामान्य शब्दों में अगर वो आपसे पूछे कि कला क्या है, आप यूपीएससी के स्कॉलर हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कला क्या है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जा सकता है, तो आप क्या बताओगे कला क्या है? भाई कला की परिभाषा को तो बहुत लोगों ने, बहुत से इतिहासकारों ने, बहुत से कलाकारों ने अपने तरीके से प्रस्तुत करने का भी वो किया है प्रयास, लेकिन आपने कला को क्या समझा है? आप कैसे कला की मीनिंग को आप बताओगे सामने वाले को? ठीक, तो कला को सामान्य शब्द में अगर आपको बताना हो तो आप कह सकते हैं कि कला, इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं आपके सामने,
देखिए, अगर आपको सामान्य शब्दों में बताना हो कि कला क्या है, कला क्या है, तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं? एक सरल भाषा में मैं बात कर रहा हूं आपसे कि एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसकी क्या मीनिंग बताएंगे। तो आप कहेंगे कि कला मनुष्य के आंतरिक मन, कला मनुष्य के आंतरिक मन की वह बाह्य अभिव्यक्ति है, वह बाह्य अभिव्यक्ति है, वह बाह्य अभिव्यक्ति है जो व्यक्ति को या मानव को, जो व्यक्ति को आनंद एवं शांति या सुख लिख सकते हैं आप यहां, आनंद एवं शांति प्रदान करें। सामान्य शब्दों में आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि कला मनुष्य के आंतरिक मन की वह बाह्य अभिव्यक्ति है जो व्यक्ति को आनंद एवं शांति प्रदान करे। यानी सीधी सी बात, कला के जितने भी प्रारूप हैं, चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे मूर्तिकला हो, चाहे चित्रकला हो, ठीक, चाहे ललित कलाएं हो, सब में अगर आप देखिए जो भी प्रदर्शन किया जाता है, जो आप कोई चित्र बनाते हो तो चित्र का सबसे पहले जो है आप क्या करते हो, अपने मन में उसका एक फीलिंग क्रिएट करते हो, अपने मन में उसका एक फिगर बनाते हो, उसकी सुंदरता का फिगर एक अपने मन में बनाते हो, फिर उसे आप जो है क्या करते हैं, दीवार पे, कागज पे, अन्य चीजों पे उसे क्या करते हैं, उतारते हैं। तो जब आप चित्र को उतारते हो तो वो बाह्य रूप हो गया उसका, और बाह्य रूप का मतलब होता है जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों से हो, आप देखकर उसको जान सकते हो, छूकर महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चित्र है, कोई भी कला है, कला का जो बाह्य रूप होता है, बाह्य रूप निर्मित होने से पहले उसका जो निर्माण होता है वो व्यक्ति या कलाकार के मन में होता है। और कलाकार के मन में जो कला निर्मित होती है, जब कलाकार अपने उस मन में निर्मित कला को बाह्य रूप से निर्मित करना चाहता है या प्रदर्शित करना चाहता है, तो उसका मूल उद्देश्य मित्रों यही होता है कि वह अपनी उस कला के द्वारा मानव समाज को आनंद एवं शांति या सुख की क्या करे, प्रदान कर सके। ठीक, जब आप कोई चित्र देखते हो तो चित्र हमेशा सुंदर ही बनाने का प्रयास क्यों होता है, या अच्छे लोगों के ही चित्र क्यों बनते हैं? आप राक्षसों के चित्र तो बहुत कम देते हैं, लेकिन भगवान के चित्र बहुत देखते हैं, हीरो हीरोइन या एक्ट्रेस और एक्टर के चित्र बहुत देखते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप उन चित्रों को ही देखना पसंद करते हैं जिससे आपको आनंद एवं शांति की क्या हो, अनुभूति हो। तो वह कला जो बाह्य रूप में आती है, चाहे वो चित्रकला के माध्यम से हो, चाहे वो स्थापत्य कला के माध्यम से हो, चाहे वो मूर्तिकला के माध्यम से हो, वह अभिव्यक्ति पहले उसके इंटरनल मन में या आंतरिक मन में उसके क्या होती है, निर्मित होती है। तो यहां पर जो आया है ये बाह्य अभिव्यक्ति, कला की जो बाह्य अभिव्यक्ति है वो के रूप में हमारे सामने आती है, मूर्तिकला के रूप में हमारे सामने आती है, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आती है। ठीक है, इन तीनों रूपों में हमारे सामने क्या हो सकती है, व्यक्ति हो सकती है। ठीक, वास्तुकला में आप जैसे भवन निर्माण वगैरह का अध्ययन करते हैं, मूर्तिकला और चित्रकला से पूरी तरह क्या है, आप स्पष्ट हैं। तो इन रूपों में किसी भी कलाकार की बाह्य अभिव्यक्ति प्रदर्शित हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके अतिरिक्त ये तो आपने अपने मन से एक सिंपल भाषा में, एक सरल भाषा में आपने कला की परिभाषा को व्यक्त किया। अभी हम यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपकी बेसिकली प्री की क्लासेस है। तो हम खास तौर से कोशिश करेंगे कि आपको कुछ इतिहासकारों की परिभाषा भी बता दें, हो सकता है आपके क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाए कमीशन के द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि कला को अन्य लोगों ने किन रूपों में बताने की कोशिश किया है, यानी कला है क्या। इस पर अलग अलग लोगों ने, जैसे क्रोचे हैं, प्लेटो हैं, फ्रायड हैं, टैगोर हैं, इन लोगों ने भी कला को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। तो क्या व्याख्या किया है इन्होंने कला की, उसको भी हम थोड़ा सा
देखेंगे। जैसे हम प्लेटो की चर्चा करते हैं कि प्लेटो ने कला की क्या परिभाषा बताया है, तो प्लेटो ने कहा है मित्रों, प्लेटो का कहना है कि कला जो है, कला का मूल तत्व सौंदर्य होता है। प्लेटो ने कहा कि कला का मूल तत्व क्या है, सौंदर्य है। मूल तत्व माने उसका जो मेन इंटरनल पॉइंट है, जो कला का मुख्य तत्व है वो क्या है, सौंदर्य है। यानी कला का जो मूल उद्देश्य है वो सौंदर्य है। और इसके बाद कहा इन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को ही प्रेमास्पद चुनता है। इन्होंने कहा कि कला का मूल तत्व, कला का मूल तत्व सौंदर्य है। कला का मूल तत्व सौंदर्य है और प्रत्येक व्यक्ति प्रेमास्पद, प्रत्येक व्यक्ति कला के प्रेमास्पद, कला के प्रेमास्पद स्वरूप को ही चुनता है। कला के प्रेमास्पद स्वरूप को ही चुनता है। कला के प्रेमास्पद स्वरूप को ही चुनता है। ठीक है, सीधी सी बात है। इन्होंने कहा कि भाई कला कोई हो वो सौंदर्य प्रधान होनी चाहिए। ठीक, आप ऐश्वर्या राय का फिगर पसंद करते हो, आप ऐसा तो नहीं है कि आप किसी ऐसे फिगर या चित्र को भी पसंद करें जो देखने में सुंदर न हो। तो सौंदर्य का बोध आपके मन में होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो कला का जो मूल तत्व है वो क्या है, सौंदर्य है। और हर व्यक्ति जो है कला के प्रेमास्पद स्वरूप को ही पसंद करता है। यानी ऐसी कला जिसके सौंदर्य से उसको क्या हो, आकर्षण हो, प्रेम हो, उस कला को ही पसंद किया जाता है। किसके द्वारा, ये प्लेटो का स्टेटमेंट है, प्लेटो ने ये परिभाषा दिया है। इसके बाद क्रोचे ने क्या कहा, क्रोचे ने कहा कि कला जो है बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। क्रोचे, कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। आंतरिक अभिव्यक्ति है। इनकी कहने का मतलब है कि व्यक्ति के मन में, यानी जो आपके अंदर जो मैटर होता है, जो चीजें होती हैं, उसी का बाह्य रूप ही क्या है, कला है। यानी व्यक्ति के आंतरिक मन में जो चीजें हैं उसका बाह्य प्रदर्शन, बाह्य इफेक्ट जो है वो क्या है, कला है। ये किसका है, क्रोचे का। और ये ऊपर का स्टेटमेंट किसका है, ये प्लेटो का है। प्लेटो ने कला को इस तरीके से परिभाषित किया और क्रोचे ने इस तरीके से परिभाषित किया कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। जो बाहर इफेक्ट दिख रहा है वो वास्तव में है क्या, वो व्यक्ति के आंतरिक मन की क्या है, अभिव्यक्ति है। ठीक, इसके बाद फ्रायड ने कहा कि कला मानव जीवन की दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति है। फ्रायड ने क्या परिभाषा इसकी दिया है, फ्रायड ने कहा है कि कला मानव जीवन, कला मानव जीवन की दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति है। ये स्टेटमेंट किसका है, फ्रायड का है। ये किसका स्टेटमेंट है, फ्रायड का। कला मानव जीवन की दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति है। ठीक, इसके बाद टैगोर ने भी कला को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। टैगोर ने क्या कहा कला के संदर्भ में, टैगोर का कहना है कि कला मानव जो है कला के द्वारा अपने गंभीर विचारों को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। टैगोर ने कहा कि मानव कला के द्वारा अपने गंभीर विचारों को अभिव्यक्त करता है।
अभिव्यक्त करते हैं। यानी कला के निर्माण में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं क्या होता है, गंभीर होता है, उसके मन में जो गंभीर विचार होते हैं उसी को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। ये टैगोर का मानना है। तो ये 3-4 परिभाषाएं हमने आपके सामने रखा है। मुझे लगा कि नहीं ये हो सकता कभी पूछ ले, जैसे इतिहास क्या है को कई बार पूछा है इतिहासकारों के अकॉर्डिंग कि किस इतिहासकार ने इतिहास की क्या परिभाषा दिया है, उसी तरह चूंकि कला को भी पूछा जा सकता है कि कौन सी परिभाषा कला की किस व्यक्ति ने या किस इतिहासकार ने दिया है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपके सामने रखा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि कला वास्तव में कला का स्वरूप क्या होता है। ठीक, कला का प्रकार तो आपको पता है कि वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, ललित कला, ये सब कला के प्रारूप हैं। लेकिन अगर बात हम कला के स्वरूप की करें तो कला का स्वरूप कैसा होता है। ठीक, तो कला का स्वरूप अगर आप देखेंगे मित्रों, तो कला का स्वरूप जो होता है वो धार्मिक और लौकिक दोनों होता है। कला का जो स्वरूप है, अगर हम कला के स्वरूप की बात करें, कला के स्वरूप की अगर हम बात करें तो कला का जो स्वरूप होता है वो 2 प्रकार का दिखाई देता है। एक धार्मिक स्वरूप, एक धार्मिक स्वरूप और दूसरा लौकिक स्वरूप। आप इसे धार्मिक भी कह सकते हो, धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हो, तो लौकिक को आप धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं। अब आप देखिए, कहा जाता है कि कला जो है किसी भी व्यक्ति की, कला जो है किसी भी व्यक्ति की जो है वो आंतरिक अभिव्यक्ति ही मात्र नहीं होती, ना तो वो केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होती है। कला पर जो है कहीं न कहीं धर्म का प्रभाव भी देखा जाता है। जैसे कहा जाता है कि एन कुमार स्वामी जो एक बहुत बड़े कलाकार हैं आपके भारत के, कुमार स्वामी, इनकी कला पे बहुत सारी पुस्तकें हैं कुमार स्वामी की, कि कुमार स्वामी ने कहा कि भारत जो है पाश्चात्य कला से कुछ मामलों में क्या है, भिन्न है। इन्होंने कहा कि भारतीय कला जो है वह मुख्यतः जो है वो अपनी आध्यात्मिक विचारधाराओं से प्रभावित है, क्योंकि अगर भारतीय कला आध्यात्मिक विचारधाराओं से प्रभावित न होती तो शायद भारत में मंदिरों का, मस्जिदों का, मूर्तियों का और भगवान या देवी देवताओं के चित्रों का निर्माण न होता। और यहां पर भी अगर मित्रों आप गौर करें तो ये जो धार्मिक स्वरूप है, यह धार्मिक स्वरूप भी आपको स्थापत्य कला के रूप में, स्थापत्य कला के रूप में, स्थापत्य कला के रूप में दिखाई देता है, आपको चित्रकला के रूप में भी दिखाई देगा। ठीक, आपको जो है मूर्तिकला के रूप में भी दिखाई देगा। ठीक, तो धार्मिक कला को भी इन तीनों प्रारूपों में दिखाया गया है। यानी भारतीय कला पर जो है वो कहीं न कहीं धार्मिक प्रभाव मुख्य रूप से दिखाई देता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय कला पर केवल धार्मिक प्रभाव है। आप मुख्य कह सकते हैं कि नहीं, मुख्यतः जो है धार्मिक प्रभाव दिखाई तो देता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि केवल धार्मिक प्रभाव ही था। अगर केवल धार्मिक प्रभाव होता तो समस्या ये थी, तब फिर आप जो है मोहनजोदड़ो में निर्मित जो है जो प्रशासकीय भवन हैं, जो राजाओं महाराजाओं के जो महल हैं, जो मुगल काल या सल्तनत काल में दीवाने आम, दीवाने खास जैसी बिल्डिंगें हैं, जो किलों का निर्माण है, इस स्थापत्य कला को आप किसके अंतर्गत रखोगे? तो बहुत सारे ऐसे कलाओं का भी निर्माण हुआ है जिनका संबंध आपके धर्म से नहीं है, तो उन कलाओं को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? लौकिक कला के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत रखेंगे? लौकिक कला के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, तो सीधी सी बात अपने दिमाग में आप ये क्लियर कर लीजिए कि हमें कला के जो स्वरूप आप पढ़ेंगे तो उसमें कला के धार्मिक स्वरूप को भी और कला के लौकिक स्वरूप को भी हमें देखना है। यानी कौन कौन से ऐसे निर्माण हैं जो हमारे लौकिक पक्ष से जुड़े हुए हैं और कौन कौन से ऐसे निर्माण हैं जो हमारे धार्मिक पक्ष से जुड़े हुए हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, अब अगर आपसे कोई पूछे, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे क्वेश्चन करे कि कला किसी भी मानव समाज के किन किन पक्षों को बताने में समर्थ होती है, यानी कला के द्वारा किसी भी ह्यूमन जनरेशन का आप क्या क्या जान सकते हैं या कला के द्वारा आप किन चीज़ों की जानकारी अर्जित कर सकते हैं, तो आप ये साफ साफ वहां बता सकते हैं कि कला जो है मात्र धार्मिक अभिव्यक्ति ही नहीं होती,
कला जो है उस काल की धार्मिक विशेषताओं को बता सकती है, उस काल के जो है परिधान की विशेषताओं को बता सकती है, उस काल के अलंकरण को बता सकती है, उस काल के तकनीकी डेवलपमेंट को बता सकती है, ठीक है। और उस काल की जो है आपके पर्यावरणीय लगाव, मनुष्य का जो पर्यावरणीय लगाव था या पर्यावरण के प्रति मनुष्य की क्या अभिरुचि थी उसको भी दर्शा सकती है। और ये सारी विशेषताएं हम आपको इंडस वैली में दिखाएंगे, ठीक। इंडस वैली की कला में पक्षियों का महत्व, पशुओं का महत्व, आपके प्रतीकों का महत्व जो है वो आपको भरपूर दिखाई देगा, ठीक है। तो कला जो है किसी भी मानव समाज के हर पक्ष को बताने में क्या होती है, सक्षम होती है। यानी कला के माध्यम से किसी भी समाज के ओवरऑल चीजों को आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो कला एकांगी नहीं होती है, यह बहुरूपीय होती है। और कला किसी भी मानव समाज के बहुविध विचारधारा को समझने और जानने में क्या होती है, सहायक होती है। तो चलिए हम इंडस वैली की शुरुआत करते हैं। आज का जो आपका क्लास है मित्रों वो आपके इंडस वैली की कला पे निर्भर है। तो हम इंडस वैली की कला में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, पहले हम उसकी जानकारी आपको देते हैं, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता की कला। हमारे जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ चैटिंग पे जुड़े हैं, चूंकि मैं अभी उनको देख नहीं पा रहा हूं, तो मेरी उनसे गुजारिश है, मेरा उनसे निवेदन है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वो कहना चाहते हो, वो वीडियो के लास्ट में जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर अगर वो कमेंट करेंगे तो उनके कमेंट को मैं पढ़ सकता हूँ, जान सकता हूँ और उनकी शिकायतें मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं चैटिंग नहीं देख पा रहा हूँ आपकी, ठीक है, इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ठीक है। चलिए, निर्माण आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मूर्तिकला, मूर्ति कला, फिर इसके बाद हम देखेंगे चित्रकला, चित्रकला, फिर हम मृदभांड टेराकोटा, मृदभांड टेराकोटा देखेंगे, फिर हम जो है आपका मनका, मनका निर्माण, मनका निर्माण देखेंगे, फिर हम आपकी मोहरे, मोहरे ये भी देखेंगे। और मोहरों के साथ साथ यहाँ पर आप वाट माप भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी संरचनाएं जो है आपके इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। किसके अंतर्गत, कला के अंतर्गत। तो कला के अंतर्गत जैसे आपका पहला टॉपिक नगर नियोजन आ रहा है, तो हम इसमें नगरों की बसावट, ठीक, आपके अन्नागारों का निर्माण, आपके स्नानागार का निर्माण, ये सारी चीजें हम आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद मूर्तिकला, चित्रकला, मृदभांड, मनका निर्माण, मोहरे और वाटमाप, ठीक। मूर्तिकला में आपको 3 कलाएं देखनी है मुख्य रूप से। मूर्तिकला में आप देखेंगे पहले प्रस्तर मूर्तिकला, यानी पत्थर से बनी हुई मूर्तियां, प्रस्तर मूर्तिकला मित्रों, प्रस्तर मूर्तिकला, ठीक। फिर धातु मूर्तिकला, धातु मूर्तिकला, ठीक है। फिर कांस्य मूर्तिकला, कांस्य मूर्ति कला, ठीक है। इनको देखा जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है हम नगर नियोजन के अंतर्गत नगर बसावट, नगरों की बसावट देखेंगे, नगरों की बसावट, स्नानागार, आपका अन्नागार, ठीक। इतनी चीजों को हम आपके इसके अंतर्गत देखेंगे। तो आज की जो क्लास हमारी है मुख्यतः आपके इन टॉपिक पे डिपेंड है और आज की क्लास में हम इस चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, फिर नगर नियोजन से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये ग्राफ बना लीजिए, सभी लोग ये ग्राफ आप लोग उतार लीजिएगा।
चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। ठीक मित्रों, अभी तक आपने किताबों से या बहुत से लोगों के द्वारा, बहुत से इंस्टीट्यूट में, बहुत से टीचरों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि इंडस वैली की जो नगरों की बसावट थी वो कहीं न कहीं इतनी डेवलप अवस्था में थी कि 19वीं सदी के लंदन, यूरोप और पेरिस जैसे जो शहर हैं वो भी उनको नहीं पा सकते थे, या कहीं न कहीं उन यूरोपीय शहरों से भी इनकी व्यवस्था क्या थी, बेहतर थी। हाँ, ये सच है कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत से लोग ये पढ़ाते हैं या बताते हैं कि सड़कें समकोण पर काटती थी, ठीक, सड़कें सामान्यतः कच्ची होती थी, ठीक, पूरी एकदम डेवलप्ड जो है व्यवस्था थी, नाली की, पानी का या जल प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ठीक, पूरे मकान जो है पक्के यानी पक्की ईंट के बने थे। ये सच है, लेकिन कभी भी आप एग्जाम में, आप एक यूपीएससी के स्कॉलर हैं, आपका ये दायित्व बनता है कि आप शब्दों का चयन बेहतर तरीके से करिए। अगर आप इस तरह से शब्दों का चयन करेंगे कि नहीं पूरी तरह, तो पूरी तरह तो नहीं है। आप ये पढ़ते हैं कि नहीं इंडस वैली के सभी भवन एक समान बने हुए थे, सभी नगरों की बसावट एक समान थी, तो ना तो मित्रों तब बसावट एक समान थी, ना ही आज बसावट एक समान है। आज भी किसी भी शहर में आप जाइए तो सभी समरूप आपको भवन या बिल्डिंग्स नहीं दिखाई देंगे, ना तो सबका एक कलर होगा, ना तो सबकी एक संरचना होगी। इस तरह से कहीं भी आपको इक्वलिटी इन भवनों के निर्माण में दिखाई नहीं देगी। इंडस वैली में भी ये चीजें थी, इसलिए आप इन बातों पर गौर करिएगा कि कौन सी विशेषता कितनी ज्यादा स्थिति माने कितना ज्यादा डेवलप थी और कौन सी विशेषता पूरी तरह विकसित नहीं थी, या अन्य कौन सी विशेषताएं यहां पे विद्यमान थी। तो कभी भी आप इस शब्द का उपयोग नहीं करिएगा कि पूरी तरह जो है, ये पूरी तरह वाला शब्द हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के नगर। हम आपको दिखाएंगे कि समानता के साथ साथ क्या भिन्नता दिखती है, ठीक, समानता के साथ साथ क्या क्या भिन्नता आपको इस नगर नियोजन में दिखती है। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि नगरों की संख्या कितनी थी, 7। नगरों की संख्या कितनी बताया था, नगरों की संख्या कितनी है, 7 है। नगरों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है। नगर 7 थे, जिनमें आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, पहले कालीबंगा लिखिए, कालीबंगा, लोथल, चन्हूदड़ो, बनवाली और धौलावीरा। ये 7 नगर थे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं नगरों की बसावट पे, ठीक। अच्छा, बसावट के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। बसावट के लिए एक क्षेत्रफल की जरूरत होती है और एक जो है संरचना की, संरचना की और क्षेत्रफल की। तो ना तो सभी नगरों का क्षेत्रफल समान है और ना ही सभी नगरों की संरचना समान है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। सबकी संरचना अलग अलग है। कोई आपका मोहनजोदड़ो सबसे अधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है, ठीक, उससे बाकी क्या है, कम है। संरचना भी अलग दिखेगी। अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको संरचना ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी कि संरचना क्या है, अलग अलग है। हाँ, सॉरी, मोबाइल पे जो है आपकी सेटिंग दिख रही है। प्रीतम मुखर्जी जी, अभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट किया हूँ बेटा, बाकी आपको आगे हम देते रहेंगे न्यूज़ कि आगे का क्या क्या करना है, मुझे क्या 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 कंप्लीट करना है। हाँ, पूरा कवर करेंगे, ऐसी बात नहीं, ठीक है।
चलिए हम भी लाइव हो गए हैं, अब आप लोगों की प्रॉब्लम को देख सकते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट किया हूँ बेटा, बाकी आपको आगे पहले आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जो है, आज क्लास चूँकि काफ़ी लेट हो गई है। ठीक है, चलिए लाइव हो गए हैं, अब आप लोगों की प्रॉब्लम को देख सकते हैं। पहले आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जो है। ठीक, चलिए देखिए, तो हमने कहा कि ना तो सभी नगरों की संरचना एक समान है और ना ही सबका क्षेत्रफल एक समान है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक नगर की बात करते हैं, एक एक नगर की बात करेंगे। अब देखिए, कहते मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, यानी मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ठीक, और लोथल हो गया। ये लोथल और चन्होदड़ो और बनवाली, धौलावीरा 3 भागों में बटा है। कालीबंगा भी नए रिसर्च के अनुसार 3 भागों में बटा है, पहले 2 भागों में ही बताया जाता था। नए रिसर्च के अकॉर्डिंग कालीबंगा भी 3 भागों में बांट दिया गया है, अभी 2019 का रिसर्च आया है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये 2-2 भागों में बटे हुए थे। ठीक, लेकिन कहा जाता है कि लोथल का डिवीजन नहीं है, बनवाली का डिवीजन नहीं है, ठीक, और चन्होदड़ो में तो किलेबंदी है ही नहीं। अब आप देखिए, कहते जो नगर थे, सपोज करिए मोहनजोदड़ो का हम एग्जांपल लें, तो मोहनजोदड़ो मान लीजिए ये है, ये जो टीला है, कहते हैं ये टीला जो है ये पश्चिमी टीला कहा गया है। ये कौन सा टीला है? ये पश्चिमी टीला कहा गया है, ठीक है, और ये आपका पूर्वी टीला कहा गया है। इसको अन्य नामों से भी हम जानते हैं, इसको हम नगर क्षेत्र कहते हैं, इसको हम दुर्ग क्षेत्र कहते हैं। ठीक, ये दुर्ग क्षेत्र है। अच्छा, दुर्ग क्षेत्र है तो इसका मतलब कि यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए निर्मित किया गया होगा। अब महत्वपूर्ण व्यक्ति वो राजा भी हो सकता है, वो पुरोहित भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इस सत्ता का या इस सभ्यता का संचालन किस वर्ग के द्वारा हो रहा था। तो यहाँ पर जो है वो कोई भी वर्ग हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट टीला माना गया है। ठीक है, तो समस्या ये है कि कहते हैं इस पूरे भूभाग को एक दूसरे से अलग करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि इस पश्चिमी टीले को मिट्टी पाटकर ऊंचा किया गया है। इसको अलग करने के लिए क्या किया गया? कृत्रिम बनाया गया है, मिट्टी पाटकर इसको ऊंचा कर दिया गया है। तो हम इसको कृत्रिम टीला भी कह सकते हैं, इसको हम प्राकृतिक टीला भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी नेचुरल कंडीशन में है और ये आर्टिफिशियल स्थिति में आ गया है। ठीक, दूसरी चीज ये मोहनजोदड़ो में क्या है कि इस पश्चिमी टीले को फोर्टिफाइड किया गया है, दुर्गीकृत किया गया है, यानी नगर क्षेत्र को दुर्गीकृत किया गया है। और एक दरवाजा इसमें उत्तर में है, एक दरवाजा पश्चिम, एक दरवाजा जो है उत्तर में है, पूर्व और उत्तर में है। ये आपका जो नगर क्षेत्र है, यहां पर माना जाता है कि सामान्य व्यक्ति रहता होगा। ठीक, जिसे आप शहर में जो मिडिल वर्ग है या निम्न वर्ग है वो यहाँ रहता होगा। और इतना आप ध्यान रखिएगा, कहते हैं इंडस वैली पूरी तरह 100% अर्बनाइज्ड कंट्री वो नहीं थी, सिविलाइजेशन। ये कहा जाता है जितनी आबादी शहरों में थी उसका लगभग 15 से 16 गुना आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में थी। ठीक है, तो पूरी तरह नगरीकरण नहीं था। हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर जो नगरों की संख्या है वो ये दर्शाता है कि नहीं, नगरीकरण के हर लक्षण, हर विशेषता इस सभ्यता में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से डिवीजन किया गया है। और इसी तरह का डिवीजन आपके हड़प्पा में भी दिखाई देता है। हड़प्पा में भी पश्चिमी टीले का पूरी तरह दुर्गीकरण किया गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है मिट्टी पाटकर ऊंचा नहीं किया गया है। ठीक, केवल दुर्गीकरण करके इसको क्या कर दिया गया है अलग कर दिया गया है। लेकिन कालीबंगा को अगर आप देखेंगे तो कालीबंगा जो है मित्रों, कालीबंगा में क्या था कि पहले जो रिसर्च था, पहले जो जानकारी हमारे पास थी उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि कालीबंगा
को अलग करने के लिए, दो टीलों में डिवाइड करने के लिए बीच से जो है कच्ची मिट्टी की दीवार डाली गई है। यहां पर कच्ची मिट्टी की दीवार के द्वारा इसको डिवाइड किया गया है और ये पश्चिमी टीला कहा गया, और वो दूसरा जो है आपका ये पूर्वी टीला है। ये आपका ये पश्चिमी टीला और ये आपका पूर्वी टीला। ठीक है, यहां पे कच्ची दीवार से डिवीजन किया गया है। यहां पे किससे डिवीजन है? कच्ची दीवार से। तो यहां पर जो अंतर किया गया है वो अंतर करने का आधार क्या है? अलग है। ये कच्ची दीवार से डिवाइड किया गया है। ठीक, अब आप देखिए धौलावीरा को देखिए तो धौलावीरा मूल रूप से 3 भागों में डिवाइड है मित्रों। यहां पर जो है उच्च, मध्य और निम्न नगर है, ये 3 भागों में डिवाइड है और इसके डिवाइडेशन में सफेद पत्थरों का उपयोग किया गया है। कहा जाता है कि मात्र एक नगर अभी तक मात्र एक ही नगर था धौलावीरा जो 3 भागों में डिवीजन किया था, यानी 3 भागों में बटा हुआ था। अब कालीबंगा भी एक तीसरा अंग है और जो तीसरा पार्ट कालीबंगा में आया है वो पूर्वी क्षेत्र में है और इसी पूर्वी क्षेत्र में अग्निवेदियां पाई गई हैं। अग्निवेदियों के पाए जाने का मतलब है जो 7 अग्निवेदियां चबूतरों पर बनी हुई कालीबंगा से मिली हैं वो पूर्वी क्षेत्र में है। तो इतिहासकारों ने यह कह दिया कि ये पुरोहित वर्ग का वर्चस्व रहा होगा। यहाँ पर पुरोहितों का वर्चस्व रहा होगा, तभी तो उनसे जुड़ा हुआ धर्म यहाँ कर्मकांड के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो ये संकल्पना अभी नवीन है। ठीक, इसके साथ साथ कहते लोथल और बनवाली में एक ही दीवार से पूरी तरह घेरा गया है, यानी फोर्टिफाइड किया गया है, दुर्गीकृत किया गया है। यहां पर नगरों का डिवीजन नहीं किया गया है। ठीक, ये अंतर आपको दिखा। दूसरा, चन्हुदड़ों को आप लीजिए, कहा जाता है चन्हुदड़ों में दुर्गीकरण है ही नहीं, चन्हुदड़ों में दुर्गीकरण नहीं है, लेकिन प्राक चन्हुदड़ों यानी चन्हुदड़ों के प्राक सैंधव स्थल से दुर्गीकरण के प्रमाण पाए गए हैं। यानी कल के वीडियो में हम आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांट के आप पढ़िए, एक प्रारंभिक हड़प्पा का फेज, एक परिपक्व हड़प्पा, ठीक मैच्योर जिसको आप कहते हो, एक जो है उत्तर हड़प्पा, लेटर हड़प्पा पीरियड के रूप में आप पढ़ सकते हैं। तो कहा जाता है यहां जो इनिशियल फेज है चन्हुदड़ों में, जो इंडस वैली का इनिशियल फेज था वहां दुर्गीकरण के प्रमाण दिखते हैं, लेकिन जो मैच्योर फेज है, जो पूरी तरह परिपक्व है, उस फेज में हमें दुर्गीकरण दिखाई नहीं देता। तो जैसे आप सामान्यतः पढ़ लेते हैं या पढ़ा दिया जाता है आपको कि सिंधु सभ्यता के नगरों की बसावट में समरूपता थी। समरूपता कहां पे आपको दिख रही है? क्या इनकी बसावट में कहीं समरूपता दिख रही है? कहते हैं ना कि जैसे विविधता में एकता वाली बात, सबके लक्षण भिन्न भिन्न तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक लक्षण है, एक वो डोर है जो सभी को एक साथ बांधे हुए है, और वो है दुर्गीकरण की डोर। दुर्गीकरण का जो लक्षण है वो चन्हुदड़ों में भले ही प्रारंभिक फेज से दिख रहा है, लेकिन दिख तो रहा है ना। तो ये दर्शाता है कि इंडस वैली में कहीं न कहीं जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज थे, इंपॉर्टेंट जो नगर थे, उनको कहीं न कहीं सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दुर्गीकरण किया गया है। तो दुर्गीकरण एकमात्र विशेषता है जो इन नगरों की बसावट को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। लेकिन सबकी अपनी भौगोलिक संरचना है, सबका अपना पर्यावरणीय इफेक्ट है। जो जैसे भौगोलिक क्षेत्र में है उन्होंने अपने आप को वैसे ही सुरक्षित करने का प्रयास किया है। ठीक, तो नगरों की बसावट भिन्न भिन्न होने के बावजूद दुर्गीकरण एकमात्र लक्षण है जो इन नगरों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है, और यह दर्शाता है कि ये सारे नगर किस काल के हैं? इंडस वैली काल के हैं। ठीक, अब बात करते हैं इन नगरों के नियोजन की व्यवस्था पर। तो सामान्य रूप से देखिए, समरूपता और अंतर दोनों हमें एक साथ लेकर चलना है कि क्या समरूपता दिखती है, इक्वलिटी क्या दिखती है, इनमें क्या डिफरेंस दिखता है, दोनों चीजों को एक साथ देखना है मित्रों। ठीक है, ठीक है। शेखर राय जी 2021 के लिए भी क्लास अभी कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं बेटा, अभी से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और अभी तो हालांकि टारगेट हमारा 2020 का है, चूंकि टाइम बहुत कम है इसलिए स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक, चलिए सबको हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए
नगरों की बसावट में समानता क्या है? नगर नियोजन की विशेषता, इसको आप कह सकते हैं नगर नियोजन की विशेषता। नगर नियोजन की विशेषता, नगर नियोजन की विशेषता। ठीक, चलिए देखिए, जैसे कहते हैं नगर नियोजन की विशेषता को देखकर कुछ लोगों ने यह कहा कि नहीं, इंडस वैली, जैसे माधव स्वरूप वत्स, मार्टिन व्हीलर, ये ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने ये मान लिया कि इंडस वैली की बसावट पर कहीं न कहीं जो समकालीन सुमेरियन सिविलाइजेशन है उसका इफेक्ट दिखाई देता है। यहां तक कि मार्टिन व्हीलर साहब ने इंडस वैली को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश मान लिया। तो उसका आधार क्या था? आधार ये था कि सुमेरियन सभ्यता भी, वहां के नगर भी ईंटों से बने हुए हैं, लेकिन इंडस वैली के नगर भी ईंटों से बने हैं। तो समानता तो दिखती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अंतर यह है कि सुमेरियन सभ्यता के जो ईंट हैं वो धूप में पके हुए हैं, और हमारे जो ईंट हैं मित्रों वो ईंट भट्ठों में पके हैं। ईंट भट्ठा एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अपने आप में दर्शाता है कि हमारी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं न कहीं सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी का वो पूरी तरह डेवलप दिखाई दे रहा है। तो सेकेंडरी सेक्टर, आप इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड करते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप दिख रहा है हमारे यहाँ, ठीक, क्योंकि श्रमिकों का आवास भी मिला है। इंडस्ट्री सेक्टर भी डेवलप दिखाई दे रही है, चाहे वो मन का उद्योग हो, चाहे वो आपका जो है मृदभांडों का हो, चाहे वो ईंट का उद्योग हो, ये बड़े स्तर पर पूरी तरह विकसित दिख रहा है। तो कहते हैं कि हम उनसे कई कदम आगे थे, तो हमारा डेवलपमेंट उनसे आगे है, तो अनुकरण वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए कहते हैं कि मकान जो है, मकान पक्की ईंट के बने हैं। सामान्यतः किसके हैं? पक्की ईंट के। मकान पक्की ईंट के हैं, ठीक। लेकिन जहां जहां मैं लेकिन लगाऊं उसको आप गौर से सुनिएगा, लेकिन कालीबंगा के मकान कच्ची ईंट के हैं। वहां डिफरेंस दिखता, अंतर दिखता है, और जहां अंतर है क्वेश्चन वहीं से बनता है। कालीबंगा में कच्ची ईंट के मकान बने हैं, सामान्यतः पक्की, यानी लगभग सारे मकान पक्के हैं, ठीक। मकान पक्की ईंट के, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंट के। मकान पक्की ईंट के हैं। ईंट का जो अनुपात है, ईंट अनुपात क्या है? ईंट अनुपात है आपका 28 × 14 × 7, यानी इसको आप कह सकते हैं 4:2:1। ये ईंटों का अनुपात है, ठीक। सबसे बड़ी ईंट और सबसे छोटी ईंट का उपयोग कहाँ हुआ है? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ी ईंट और सबसे छोटे ईंट का उपयोग मोहनजोदड़ो में हुआ है। तो मकान जो है वो कैसे बने हैं? पक्की ईंट के बने हैं, ये पहली विशेषता है, ठीक। दूसरी, सड़कें सामान्यतः कच्ची हैं। सड़कें सामान्यतः कच्ची हैं, लेकिन कालीबंगा में पक्की हैं। कालीबंगा में मकानें कैसी हैं? पक्की हैं, ठीक। कालीबंगा के मकानों में कच्ची ईंट का उपयोग हुआ है, लेकिन उनकी जो फर्श है वो पक्की एवं अलंकृत ईंटों से बनी है। वहां की जो नालियां हैं वो पक्की ईंटों की बनी है। और तो छोड़िए, कहते चन्हुद्रो एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर फर्शों में वक्राकार ईंटों का उपयोग हुआ है। ये विशेषताएं हैं। यहां से प्रश्न बनते हैं, जिन जिन शब्दों को मैं बोल रहा हूं उसको बार बार आप लोग रिपीट करके सुनिएगा, वहां से प्रश्न बनना ही बनना है। तो वक्राकार ईंटें आपके चन्हुद्रों के भवनों में पाई गई हैं। आपके अलंकृत ईंटें, अलंकृत माने होता सजाना, ठीक, अलंकृत ईंटें आपके कालीबंगा में पाई गई हैं फर्शों में। क्योंकि देखिए जस्ट अपोजिट, एकदम सामान्य रूप से मकान की दीवार है, मकानों की जो दीवार है वो पक्की ईंटों की बनी है, लेकिन फर्शें कच्ची ईंट की बनी है। लेकिन कालीबंगा में मकाने जो है वो कच्ची ईंट के हैं, उनकी फर्श अलंकृत ईंट की बनी हुई है, ठीक। दूसरी चीज, जो छत होती है, जो रूफ है आपकी, उसको घास फूस से बना के उस पर मिट्टी पाटी गई है छत बनाने के लिए। और मकान जो है वो 2 मंजिले भी निर्मित हैं। सामान्य रूप से 2 मंजिले भी मकान है, लेकिन 1 मंजिले भी है, यानी कहीं न कहीं इकोनॉमिकल डिफरेंस जो है सोसाइटी में रहा होगा, अमीरी और गरीबी की संकल्पना भी रही होगी। तो यहां पर जो है सड़कें सामान्यतः कच्ची हैं, लेकिन पक्की भी है। और पक्की कहां है? कालीबंगा में। पक्की कहां है? कालीबंगा में है, ठीक। कालीबंगा में कैसी है? पक्की है। कालीबंगा में सड़कें कैसी हैं? पक्की हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। जो कहा जाता है कि
जो मकान हैं वो सड़कों से थोड़ा दूर है। मकान सड़कों से दूर क्यों बने हैं? ठीक इसलिए बने हैं क्योंकि सड़कें कच्ची हैं, सड़कों से पोल्यूशन निकलता है, सड़कों से क्या है, पोल्यूशन निकलता है। ठीक है, मोबाइल लग, तो सड़कों से पोल्यूशन निकलता है और उससे क्या होगा, इस वजह से मकानों का जो निर्माण है वो सड़कों से थोड़ा दूर किया गया है। ठीक, और मकानों के जो खिड़की और दरवाजे हैं वो सामान्यतः गलियों में खुलते हैं। वो कहाँ खुलते हैं? गलियों में। जैसे जो मकान है, देखिए ये मकान है, सपोज करिए ये मकान बने हुए हैं। ठीक, ये मकान बने हैं। मकान जो है वो एक मंजिले से दो मंजिले भी हैं, ये एक मंजिले से दो मंजिले मकान भी हैं। इनके बीच में ये गलियां बनी हैं मित्रों, ये गली है, बीच में ये गलियां बनी हुई हैं। ठीक, अब ये करिए, मान लीजिए ये फ्रंट रोड है, ये मुख्य रोड है। मुख्य रोड की जो चौड़ाई है ये 9 मीटर चौड़ाई होती है और ये गलियों के जो रोड हैं जिनको आप सहायक रोड मानते हो, ठीक, इनकी चौड़ाई जो है ये 3 मीटर है। ठीक, सबसे चौड़ी सड़क जो है वो कहाँ पे है? सबसे चौड़ी सड़क मित्रों याद करिए मोहनजोदड़ो में है सबसे चौड़ी सड़क। ठीक, सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में है। और देखिए कहते हैं कि जो मकान है ये मकानों में जो है बनमाली के जो नगर हैं, बनमाली याद करिए, बनमाली, बनमाली के मकान को रहीशों का नगर कहा गया है। क्यों? क्योंकि बनमाली के मकानों में वाश बेसिन पाई गई है। ठीक, धावन पात्र हिंदी में आप उसको कहते हो। और सुनिए वहां पे मकानों में जो है लैट्रिन बाथरूम अटैच पाए गए हैं। जो आज 21वीं सदी में आप निर्मित कर रहे हो वो चीजें आपको बनमाली के मकानों में देखा गया है, तो इसलिए बनमाली को रहीशों का नगर कहा जाता है। ठीक, कहते हैं कि जो मकान है मकानों के अंदर कुएं होते थे, कुएं का जो पानी होता था, जो पानी होता था वो मकान के अंदर की नाली से आके इस गली की नाली से क्या होता था, मिल जाता था। और इस गली की नाली जो है ये मुख्य सड़क के मेन होल से बने हुए नाले में आके गिरती थी। तो मेन होल जो ये मुख्य सड़क है जिसको आज आप सीवर लाइन कहते हो, ये मेन होल जो आपका मुख्य नाला था ये गली की नाली आके इस नाले में मिलती थी। कहते हैं कि नाले का जो पानी होता था, इस नाले के पानी को नदी तक पहुंचने से रोकने के लिए, ताकि ये नाला का पानी नदी में ना पहुंचे, ताकि नदियां प्रदूषित न हो, ये बीच बीच में बड़े बड़े सोख्ते बनाए जाते थे। ये बीच बीच में बालू के कणों के बड़े बड़े सोख्ते, जैसे आज टॉयलेट निर्माण में आप उपयोग करते हैं, ये गंदे पानी को क्या करते थे, सोख जाते थे, जिससे नदियां प्रदूषित नहीं हो पाती थी। क्योंकि सभ्यता का जो डेवलपमेंट था वो नदी के पानी पर ही पूरी तरह डिपेंड था। उस नदी के पानी को ही सिंचाई के रूप में, पेयजल के रूप में उपयोग होता था। तो नदियों को प्रदूषित करने से बचाने की जो टेक्निक इंडस वैली के लोगों ने उपयोग किया वो आज वर्तमान सभ्यता में आपकी सरकार भी नहीं कर पाई है। मित्रों आप तो गौर करिए, तो 1985 से नमामि गंगे प्लान आपका चल रहा है लेकिन गंगा साफ नहीं हुई, लेकिन इस लॉकडाउन में गंगा साफ हो गई है। तो आप सोचिए कि पैसा आपका जहां चला गया, व्यर्थ चला गया सब। ठीक है, तो दूसरी चीज कहते हैं जो सड़कें हैं, ये गली की जो सड़कें हैं 3 मीटर चौड़ी हैं। इन सड़कों पर बीच बीच में गार्बेन बने हैं, गार्बेन यानी जिसको कूड़ादान कहते हो, जो कहीं न कहीं पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस को दर्शाते हैं। मित्रों आज आपकी भारत सरकार स्वच्छ मिशन चला रही है, स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, आपको जागरूक करने के प्रयास कर रही है। आप 73% लिटरेट हैं, फिर भी आपको बताना पड़ रहा है कि इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर होइए। ये इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर न होने का नतीजा आपका कोरोना भी है। ये क्या है ये बाद में पता चलेगा, जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि ये चीन का कोई गेम है या हमारी किए गए कर्तव्यों का परिणाम है। ठीक है, तो वो बाद में डिस्कस होगा। बट ये है कि कहीं न कहीं आप यहाँ पर इंडस वैली में नगरों की जो बसावट है उसमें कहीं न कहीं इन्वायरमेंट का इफेक्ट जरूर दिखाई दे रहा है। माने जो मुख्य सड़कें हैं यहाँ पर बड़े बड़े नाले बने हैं, जो सहयोगी सड़कें हैं बीच बीच में गार्बेन बने हुए हैं। सड़कें ये कच्ची हैं लेकिन कालीबंगा में क्या है, पक्की हैं। सड़कें कच्ची होने के कारण जो ये मकान हैं, मकानों के दरवाजे यहाँ पर नहीं खुलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मकानों के दरवाजे मकानों के दरवाजे गलियों में खुलते हैं, मेन सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं। ठीक, लेकिन एकमात्र नगर है वो है लोथल, वो है लोथल। लोथल में जो है, लोथल में क्या है कि दरवाजे गलियों की तरफ ना खुल के मेन सड़क की तरफ खुलते हैं। और उसका एक मात्र कारण है मित्रों, क्योंकि एक डॉकयार्ड है, एक बंदरगाह है लोथल आपका,
जो आपकी भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। तो कहीं न कहीं समुद्री किनारे स्थित होने के कारण इस नगर में कहीं न कहीं आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि समुद्री समीर और स्थलीय समीर जो चलती हैं उससे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, और वह ह्यूमिडिटी कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं पर्यावरण के या पोल्यूशंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस ह्यूमिडिटी से सूख लिए जाते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर साफ होता है। तो वहाँ पर्यावरणीय इफेक्ट न होने के कारण लोथल के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो मुख्य सड़कों की तरफ खुलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये नगरों की बसावट है इंडस वैली के, ठीक है। और वहां पर अगर आप देखें धौलावीरा में, तो धौलावीरा में जो आपका नगर है वो 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? वो 3 भागों में डिवाइड है मित्रों। और वहां पर पत्थरों का उपयोग किया गया है नगरों के निर्माण के लिए। कहते हैं कि धौलावीरा में तालाब का निर्माण पाया गया है, जो अपने आप में दर्शाता है कि मनुष्य जल संरक्षण की व्यवस्था भी करना सीख गया था। तो जल प्रबंधन की जो व्यवस्था हमको इंडस वैली में दिख रही है, या सड़कों के निर्माण उसके रख रखाव की जो व्यवस्था दिख रही है, इस आधार पर आप कह सकते हैं कि नगरों की सुरक्षा के लिए, कहीं न कहीं नगरों के डेवलपमेंट के लिए आज आधुनिक संदर्भ में जिसे आप नगर निगम या नगर पालिका जैसी सिस्टम आप बताते हैं, उसमें कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि इस तरह की व्यवस्था इस सभ्यता में भी रही होगी। यानी यहाँ पर भी जो है नगर निगम या नगर पालिका जैसी व्यवस्था रही होगी, क्योंकि अगर कोई बॉडी नहीं है किसी भी सभ्यता के संचालन के लिए तो आप जो है अराजकता की कंडीशन वहाँ पर देखेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक व्यवस्थित सिस्टम दिख रहा है, जिससे आप कह सकते हैं कि कोई न कोई जो है एक ऐसी बॉडी रही होगी जो इसे गवर्न करती थी, चाहे वो नगर निगम रही हो, चाहे वो नगर पालिका जैसी कोई बॉडी रही हो। ठीक है, चलिए अब देखिए, कहते हैं कि हम बात करते हैं थोड़ा सा, अभी नगरों की बसावट की बात हुई, अब बात करते हैं जैसे मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो एक स्थल है आपका। मोहनजोदड़ो में क्या है कि स्नानागार पाया गया है। जो स्नानागार है, स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। ये कहाँ है? ये मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, क्या ये सभी यूपीएससी या यूपीपीएससी कमीशन से जुड़े हुए हैं? अगर हाँ तो कम से कम कमेंट बॉक्स में ओके करके ओके करें जो है। नहीं, हिस्ट्री कवर होगी, उसके लिए परेशान मत होइए आप, ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको हमारी तरफ से। चलिए, कहते हैं स्नानागार जो है, उसमें जो स्नानागार का निर्माण है मित्रों, उसको आप गौर से थोड़ा समझिएगा। इस स्नानागार को पहली बात तो जॉन मार्शल ने इसे नाम दिया है। किसके द्वारा नाम दिया गया? जॉन मार्शल के द्वारा नाम दिया गया। ये कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में है। और ये पक्की ईंट का बना हुआ है। किसका बना है? पक्की ईंट का बना हुआ है। जो फर्श है, फर्श में इसके बिटुमिनस का उपयोग किया गया है। और इसमें जो सीढ़ियाँ हैं वो उत्तर से दक्षिण हैं। जो सीढ़ियाँ हैं मित्रों वो उत्तर से दक्षिण बनी हुई हैं। ये जो फर्श है ये पानी के रिसाव को रोकने के लिए ये बिटुमिनस से बनाई गई है, ठीक है। इसके एक कॉर्नर पर यहाँ पर एक क्या है? कुआं है, जो ये दर्शाता है कि नहीं पानी की सफाई होती रही होगी, ठीक। इस साइड में यहाँ पर नाली बनी हुई है। इस नाली से गंदे पानी को निकाल दिया जाता था और कुएं से स्वच्छ पानी फिर इसमें ट्रांसफर किया जाता था। ये बहुत बार पूछा गया है कि सीढ़ियाँ किधर से किधर हैं? उत्तर से दक्षिण है, ठीक। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर पुरोहित आवास बने हुए हैं, ठीक। पुरोहित आवास बने हैं और ये पुरोहित आवास 2 मंजिले हैं। एक में वस्त्र बदलने की व्यवस्था थी। तो पुरोहितों का आवास इस स्नानागार के समीप पाए जाने का मतलब है कि कहीं न कहीं इस स्नानागार का जो संबंध है वो धार्मिक संबंध रहा होगा। यानी आपके कला के धार्मिक स्वरूप का प्रभाव कहीं न कहीं इंडस वैली की नगर नियोजन या वहाँ की
स्थापत्य कला पर दिखाई दे रहा है। तो ये स्नानागार का जो उपयोग है वो कैसा था, वो धार्मिक उद्देश्य से निर्मित किया गया था और इसे जॉन मार्शल महोदय ने नामकरण किया है। ठीक, इसके बाद कहते हैं कि अन्नागार की अगर हम चर्चा करें, अन्नागार इंडस वैली के 7 नगरों में पाए गए हैं। अन्नागार का प्रमाण अपने आप में दर्शाता है कि कहीं न कहीं इंडस वैली का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही डेवलप्ड कंडीशन में है, यानी अतिरिक्त उत्पादन की कंडीशन में है, अधिशेष उत्पादन की कंडीशन में है। दूसरी चीज, जो अन्नागार है, अन्नागारों से एक प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी बिल्डिंग इंडस वैली में कौन सी बिल्डिंग है, तो आप कहते हो मोहनजोदड़ो में बना अन्नागार। मोहनजोदड़ो में बना हुआ जो अन्नागार है वो पूरे इंडस वैली की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है। तो अपने आप में ये प्रमाणित करता है, ये बताता है कि कहीं न कहीं प्रोडक्शन जो है वो उपभोग से कई गुना क्या था, अधिक था। दूसरी बात, इंडस वैली के जो अन्नागार हैं वो सामान्यतः नदियों के किनारे बने हुए हैं, वो नदियों के किनारे हैं, जो ये दर्शाता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं नदी रही होगी। मुख्य रूप से नदी के जल परिवहन का उपयोग व्यापार के लिए होता था। ठीक, अच्छा, अन्नागारों का जो निर्माण है वो बेसिकली आपके ईंटों से बना हुआ है, लेकिन जो लोथल का अन्नागार है, जो डॉकयार्ड है, जो आपके गुजरात में है, वह अन्नागार जो है किसका बना है, लकड़ी का बना हुआ है मित्रों, वो लकड़ी का बना है। तो कहीं न कहीं अन्नागारों का जो उद्देश्य है वो एक समान दिखाई दे रहा है, लेकिन भौगोलिक परिदृश्य अलग होने के कारण सभी अन्नागारों की जो बनावट है वो क्या है, अलग अलग है। कुछ अन्नागारों में कई खाने बनाए गए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो है वो सर्वाधिक 26 खानों से युक्त है, उसमें 26 खाने बनाए गए हैं। लेकिन अन्य अन्नागारों में इतने बड़े कोठार या इतने ज़्यादा जो है उसमें वर्गीकरण दिखाई नहीं देता। अधिकतम वर्गीकरण होने का मतलब है कि कई प्रकार के अनाजों का संरक्षण होता रहा होगा। तो एक चीज तो यह स्पष्ट है कि अन्नागारों का जो उपयोग है वो कहीं न कहीं अनाज संरक्षण के लिए था, लेकिन उनकी बनावट में उनके भौगोलिक परिदृश्य और उनकी अर्थव्यवस्था का कहीं न कहीं एक बड़ा रोल रहा होगा। ठीक, तो याद रखिएगा, लोथल का जो अन्नागार है वो लकड़ी का बना हुआ है, इस चीज को आप दिमाग में अपने रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जितने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, हमारा भी हौसला बढ़ेगा इससे थोड़ा सा। ये आपके नगर नियोजन की चर्चा हमने किया। अब हम बात करेंगे मूर्तिकला की। मूर्तिकला की, मूर्तिकला की चर्चा करते हैं। ठीक, मूर्तिकलाओं का जो निर्माण इंडस वैली में है उनके निर्माण का उद्देश्य धार्मिक और लौकिक दोनों है, यानी मूर्तिकला का जो निर्माण है वो धार्मिक उद्देश्य से भी पाई गई मूर्तियां हैं, ठीक, और लौकिक कला के उद्देश्य से यानी खिलौने के रूप में भी बनाई गई मूर्तियां हमको मिलती हैं। ठीक, दूसरी तरफ कहते हैं मूर्तिकला पर भौगोलिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी हमको दिखाई देता है। नेचर के प्रति इंडस वैली के लोगों का लगाव भी दिखता है, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की मूर्तियां भी मिली हैं, तो जानवरों की मूर्तियां भी मिली हैं, जो कहीं न कहीं उनके भौगोलिक लगाव या पर्यावरणीय लगाव या मनुष्य का जानवर से जो आंतरिक संबंध है उस चीज को भी दर्शाता है। तो जो मूर्तिकला है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं इंडस वैली का। ठीक, सबसे पहले आपकी जो मूर्तिकला है उसमें आती है आपकी प्रस्तर मूर्तिकला। प्रस्तर मूर्तिकला, इसके बाद आपकी कांस्य मूर्तिकला ले लीजिए, कांस्य मूर्तिकला। फिर आपकी जो है धातु मृद मूर्तिकला, मृद माने मिट्टी यानी टेराकोटा, मृद मूर्ति कला। ये 3 मूर्तिकलाएं हमको दिखती हैं इंडस वैली में। ठीक है, प्रस्तर मूर्तिकला, कांस्य मूर्तिकला और मृद मूर्तिकला, ये 3 मूर्तिकलाएं हमको इंडस वैली में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रस्तर माने क्या होता है, पत्थर, यानी पत्थर से जो मूर्तियां हमको मिली हैं। इस मूर्तिकला के निर्माण की जो विधि है उसे कहते हैं तक्षण विधि। इसका निर्माण किस विधि से किया गया है, तक्षण विधि से किया गया है। ठीक, इसका निर्माण किससे किया गया है, मधुच्छिष्ट विधि से किया गया है।
मधुच्छिष्ट विधि से किया गया है, यानी इसको गलाकर एक सांचे में बनाया गया है, ठीक। और इसे जो है चुटक विधि द्वारा बनाया गया। चुटक विधि माने हाथ से अपनी चुटकियों से, ठीक, इसे चुटक विधि से बनाया गया है। इसको थंब मेथड कहते हैं, हाथ से बनाते हो आप खिलौनों को, ठीक। और ये आपको धातु गलाकर सांचे में आप डालकर जब मूर्ति का निर्माण करते हो तो उसे मधुच्छिष्ट विधि कहा जाता है, ठीक। और तत्क्षण विधि माने जब कारीगर जो है या मूर्तिकार जो होता है वो किसी भी पत्थर को छांट कर चोट कर उसे एक निश्चित आकार या शेप एंड साइज देता है तो उसे आप कहते हैं प्रस्तर कला, यानी प्रस्तर मूर्ति कला, यानी तत्क्षण विधि, ठीक। तो तीनों कलाओं में हमें मूर्तियां दिखाई देती हैं, ठीक। कहते हैं प्रस्तर मूर्तियों के निर्माण के लिए लाल बलुए पत्थर का उपयोग हुआ है। लाल बलुए पत्थर का उपयोग, ठीक। काले स्लेटी पत्थर का उपयोग, काले स्लेटी पत्थर का उपयोग और जैस्पर, इसका उपयोग भी दिखाई देता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है। अब आप देखिए, कहते जो पुरोहित की मूर्ति पाई गई है वो किसकी बनी है? लाल बलुए पत्थर की, जो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मूर्ति जो पाई गई है वो किसकी बनी है? लाल बलुए पत्थर की बनी हुई पाई गई है, ठीक। और जो स्त्री की मूर्ति काले स्लेटी रंग में बनी हुई है, ठीक है, जो स्त्री की जो मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, सॉरी ये हड़प्पा से पाई गई है, ये हड़प्पा से है, जो किसकी बनी हुई है? काले स्लेटी पत्थर की है। मोहनजोदड़ो से काष्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये हड़प्पा से पाई गई है। और पुरोहित की जो मूर्ति है ये लाल बलुए पत्थर की बनी हुई है और ये किस विधि द्वारा निर्मित है? तत्क्षण विधि द्वारा निर्मित है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आएंगे, मधुच्छिष्ट विधि का सबसे बेहतर उपयोग जो है, कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो में जो काष्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से जो काष्य नर्तकी की मूर्ति पाई गई है, काष्य नर्तकी जो नृत्य की मुद्रा में है, काष्य नर्तकी की मूर्ति, ये मधुच्छिष्ट विधि का सबसे बेहतर उदाहरण है, ठीक है। ये मधुच्छिष्ट विधि का सबसे बेहतर उदाहरण है। कहा जाता है कि इसको गलाकर एक निश्चित सांचे में बनाया गया है, इसलिए इसमें आप एक चिकनाहट देखेंगे, एक शार्पनेस देखते हैं इस मूर्ति में, एक सुंदरता का लक्षण दिखाई देता है। और इंडस वैली की मूर्तियों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं इन मूर्तियों से ये पता चलता है कि इस काल की जो महिलाएं और पुरुष थे वो सामान्य रूप से सौंदर्य के लिए आभूषण का उपयोग करते थे, वस्त्रों का उपयोग उनके जीवन में महत्वपूर्ण था और सूती वस्त्रों का उपयोग बहुतायत होता था। कपास का प्रमाण चूंकि इससे पहले आपको मिल चुका है न्यूलिथिक कल्चर में ही, तो सूती वस्त्र का उपयोग, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग, यहाँ तक कि यहाँ पर लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम जैसे प्रोडक्ट भी पाए गए हैं इंडस वैली में चन्नोदड़ों से, ठीक। सुरमा का प्रमाण मिला हुआ है। काष्य नर्तकी की मूर्ति में बाएं हाथ में देखेंगे तो 24 से 26 चूड़ियां हैं बाएं हाथ में, दाएं हाथ में 4 या 5 चूड़ियां हैं। ये आधुनिक राजस्थान में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, यानी कहीं न कहीं सांस्कृतिक निरंतरता के माध्यम से ये लक्षण हमारे वर्तमान समाज में भी दिखाई दे रहे हैं। कमर में करधन है, गले में हार है, मांग टीका है, पाजेब का उपयोग है, पैरों में पायल का उपयोग है। तो कहीं न कहीं जो स्त्रियों के जो सौंदर्य लक्षण थे, जो सौंदर्य के प्रतीक थे, वो इंडस वैली में जो थे वो आज भी हैं। आज भी महिलाएं इन वस्त्रों का, इन परिधानों का या इन आभूषणों का उपयोग वर्तमान समाज में कर रही हैं। तो कहीं न कहीं कला के माध्यम से हमारी जो धार्मिक और सौंदर्य की जो मान्यताएं रही हैं, जो हमारी परंपराएं रही हैं, वो निरंतर रूप से हमारी आगे की सभ्यताओं में क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। दूसरी चीज, आप यहाँ पर आइए, मृण मूर्तियां जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां थी, ये चुटक विधि से बनती थी। कहा जाता है कि मृण मूर्तियों में 70% जो मूर्तियां हैं, ये 70% मिट्टी की जो बनी मूर्तियां हैं, ये पशु पक्षियों की हैं। ये किसकी हैं? पशु पक्षियों की हैं। ये पशु पक्षियों की हैं। और 30% जो मूर्तियां हैं वो मानव से संबंधित हैं, लेकिन इस मानव में भी अधिकतम किसकी हैं? स्त्रियों की हैं।
तो स्त्रियों की जो मृण मूर्तियां हैं वो ज़्यादा पाई गई हैं, इसीलिए इस समाज को हम क्या कहते हैं, इसीलिए इस समाज को हम मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं, यानी महिला प्रधान समाज कहते हैं इंडस वैली को। ठीक है, तो यहाँ पर मृण मूर्तियों में सबसे अधिक स्त्रियों की मृण मूर्तियां हैं, ठीक, लेकिन वो किस में, मानव वाली कैटेगरी में। लेकिन ओवरऑल में अगर आपसे पूछे कि टोटल मृण मूर्तियों, टोटल मृण मूर्ति माने मिट्टी की बनी मूर्तियां, टोटल मिट्टी की बनी मूर्तियों में सबसे अधिक किसकी थी, तो गौरैया की है। सबसे अधिक किसकी है, गौरैया। सबसे अधिक किसकी है, गौरैया की है। उसके बाद किसकी है, उसके बाद है कुबड़दार बैल की, कुबड़दार बैल, कुबड़दार बैल की है। कुबड़दार बैल जो है वो शक्ति का प्रतीक है, इसका उद्देश्य धार्मिक है। कुबड़दार बैल मित्रों वो शक्ति का प्रतीक माना जाता है, वो क्या है, ये धार्मिक उद्देश्य है इसका। सबसे अधिक गौरैया की मूर्तियां, उसके बाद कुबड़दार बैल का है। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, कहा जाता है बंदर की मृण मूर्तियां, घोड़े की मृण मूर्ति लोथल से पाई गई है, जो कई बार पूछी गई है। इसके अतिरिक्त आप देखिए मेहरगढ़ और नौशेरा, मेहरगढ़ नौशेरा जो आपके उत्तर पश्चिम भूभाग में पड़ते हैं, मेहरगढ़ और नौशेरा से कुछ ऐसी मृण मूर्तियां स्त्रियों की पाई गई हैं जिनके मांग में सिंदूर का उपयोग किया गया है, जिनके मांग में सिंदूर का उपयोग किया गया, जो वैवाहिक संबंधों का प्रतीक है। ठीक, जो आधुनिक समाज में भी दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं जो लाल सिंदूर होता है वो वैवाहिक संबंधों का एक प्रतीक माना जाता है, तो वो हमको इंडस वैली से भी दिख रहा है। कुल्ली संस्कृति, कुल्ली संस्कृति जो प्राक सैंधव संस्कृति मानी जाती है, कुल्ली संस्कृति की मूर्तियां रौद्र रूप में पाई गई हैं महिलाओं की, जो काली माता या अन्य देवियों की प्रतीक मानी गई हैं, जो काली माता या अन्य देवियों की प्रतीक मानी गई हैं। उसके साथ साथ ये देखिए, कहते हैं जो पत्थर की मूर्तियां हैं, पशुपतिनाथ की मूर्ति आपके मोहनजोदड़ो से पाई गई है। पशुपतिनाथ शिव के प्रतीक माने गए हैं, पशुपतिनाथ की मूर्तियां आपके मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। साथ साथ यहाँ पर जो स्त्री की मूर्ति की चर्चा हमने किया, उस स्त्री के मूर्तियों को कुछ इतिहासकारों ने पार्वती का रूप माना है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि शिव और पार्वती की जो संकल्पना वर्तमान धर्म में हमको दिखाई दे रही है, शैव धर्म में, वह संकल्पना हमको इंडस वैली से ही मिलती है। लेकिन ये अभी तक प्रूफ नहीं है कि वो मूर्ति जो महिला, जो स्त्री की मूर्ति पत्थर की बनी हुई पाई गई मोहनजोदड़ो से, वह पार्वती की है या नहीं है, इसे आप स्पष्ट रूप से व्याख्यायित अभी नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि यहां पर पत्थर की मूर्तियां और कांच से यानी धातु को गलाने की विधि इनको पता थी और इसको सांचे से बनाते थे। और यहाँ मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो सबसे अधिक हैं, तीनों प्रारूपों में, यानी पत्थर में, धातुओं में, मिट्टियों में सबसे अधिक मूर्तियां किसकी हैं, मिट्टी की बनी हुई हैं। इसमें लौकिक उद्देश्य से बनाई गई मूर्तियां हैं। लौकिक उद्देश्य का मतलब होता है खिलौने के रूप में बनाई गई मूर्तियां हैं। तो खिलौने के रूप में हर पक्षी, हर जानवर की आपको मिल जाएगी, आपको घड़ियाल की, आपको मछली की, आपको जो है मछली, घड़ियाल और कछुआ, इन तीन जानवरों की मूर्तियां आपको लोथल से मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद बैल की आप देख ही रहे हैं, कबूतर की मृण मूर्ति, यानी लगभग सामान्यतः हर पक्षी और जानवर की मृण मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। लेकिन गौर करिएगा, तीन जानवरों को आप याद रखिएगा जिनका कोई भी मूर्ति हमको दिखाई नहीं देता। एक गाय है, दूसरा आपका ऊंट है, गाय हो गया, ऊंट है, एक जानवर और है, एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो तीन जानवर हैं जिनका कोई भी मूर्ति निर्माण इंडस वैली में दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप याद रखिएगा घोड़े का है, घोड़े का मृदभांड आपको मिला हुआ है, लोथल से मिला हुआ है मृदभांड। बाकी हड्डी की बात करेंगे तो सुतका गेंडोर से मिला है, आपका मोहनजोदड़ो से जबड़ा मिला हुआ, लोथल से जबड़ा मिला हुआ है। तो हड्डी की बात नहीं, हम यहाँ पर मिट्टी की बनी मूर्तियों की बात कर रहे हैं। तो घोड़े की मृण मूर्तियाँ पाई गई। तो ये आपकी कला है, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है थोड़ा सा, इसलिए स्पीड हमारी ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको मैं अच्छे से समझाऊं। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग थोड़ा सा और लोगों को जोड़िए, थोड़ा सा और लोगों को जोड़िए, कम से कम अपने ग्रुपों में इसको सेंड करिए, अन्य लोग भी लाइव हों। जो है अच्छा लगता है जब आप सभी आके जुड़ते हैं। ठीक है, चलें आगे हम। तो ये आपकी मूर्ति कला थी। चित्रकला की बात करें, चित्रकला इंडस वैली में बहुत विकसित अवस्था में हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, चित्रकला बहुत विकसित अवस्था में नहीं है, लेकिन चित्रकला का प्रमाण हमको मिला है। चित्रकला का सबसे अधिक प्रमाण हमको मिला है किस पे, मोहरों पे।
चित्रकला सबसे ज़्यादा किस पे पाई गई है? मोहर पर, ठीक है। इसके बाद किस पे पाई गई है? मृदभांड पर। इसके बाद किस पर पाई गई है? मृदभांड पर। इसके बाद किस पर पाई गई है? प्रस्तर पर पाई गई है, ठीक। तो सबसे अधिक किस पर पाई गई है? मोहरों पर। नंबर 1 मोहर, नंबर 2 मृदभांड, नंबर 3 जो है प्रस्तर, पत्थर पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, यानी चित्रकला का विषय क्या है। तो विषय मूलतः धार्मिक और लौकिक दोनों है, ठीक। यानी ईश्वरों के भी चित्र बने हुए हैं, मातृदेवियों के भी चित्र बने हैं, तो धार्मिक और लौकिक दोनों उद्देश्य दिखाई देते हैं। अगर धार्मिक की हम बात करें तो हड़प्पा से एक ऐसी मोहर मिली है, हड़प्पा से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक स्त्री को जो है, एक स्त्री को सर के बल दिखाया गया है, वो सर के बल है, ठीक। उसके गर्भ से एक वृक्ष उगते हुए दिखाया गया है, उसे हम उर्वरता की देवी मानते हैं, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं धार्मिक परिदृश्य है, ठीक। वहां पर उर्वरता की देवी की संज्ञा दी गई है और उसी को मातृदेवी कहते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो भी मोहर पर चित्रांकित है, जो मोहनजोदड़ो से पाई गई है, वो भी धार्मिक परिदृश्य में दिखाई देती है। उसके दाएं और बाएं और नीचे कुल मिला के 6 जानवरों का चित्रांकन किया गया है, जिसमें आपका बाघ है, गैंडा है, भैंसा है और एक जानवर और है, नीचे 2 हिरन है, ठीक। तो ये हुआ धार्मिक परिदृश्य। इसके बाद मोहर पर सबसे अधिक चित्र किसका बना हुआ है? चित्रों की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक चित्र किसका है? पीपल का, ठीक। ओवरऑल में यानी पक्षियों को, जानवरों को, वृक्षों को, सबको लीजिए तो सब में सबसे अधिक चित्र किसका है? पीपल का। उसके बाद किसका आता है? एक श्रृंगी पशु का। यही पूछा जाता है आपसे बार बार, तो लेकिन ये पूछा जाता है किसमें? पशुओं में। एक श्रृंगी पशु का उसके बाद सबसे ज्यादा है, ठीक। उसके बाद जो है कुबड़दार बैल का है, कुबड़दार बैल का चित्र बना हुआ है, ठीक। कुबड़दार बैल का चित्र बना हुआ है, कुबड़दार बैल का चित्र। तो सबसे ज्यादा चित्र पीपल का है, फिर एक श्रृंगी पशु का है, फिर कुबड़दार बैल का है। और ये भी जानिएगा सबसे अधिक लिपि का जो चित्रांकन है वो मोहरों पर ही पाया गया है। इंडस वैली में लिपियों का सबसे अधिक चित्रांकन मोहरों पे। कहा जाता है कि अगर लिपि पढ़ ली जाए और केवल मोहरों की लिपि पढ़ ली जाए तो इंडस वैली का कॉन्सेप्ट हो सकता बदल जाए, ठीक। लेकिन अभी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, तो मोहर पर सबसे अधिक चित्रांकन किया गया है। और मृदभांडों पर भी चित्रांकन है। मृदभांडों पर जो चित्रांकन किए गए हैं उसमें आपकी ज्यामितीय आकृतियां हैं, ज्यामितीय आकृतियों का चित्रांकन है। इसका मतलब है कि गणित जैसे ज्ञान से ये क्या थे? परिचित थे। ज्यामितीय आकृति का चित्रांकन किया गया है, ठीक। इसके साथ साथ पशुओं का चित्रांकन है, पशु का है। पक्षियों का चित्रांकन है, पक्षियों का है। वृक्षों का चित्रांकन किया गया है मृदभांडों पर, और यही चित्र आपके जो है पत्थरों पर भी पाए गए हैं, ठीक। तो विषय को अगर हम देखें तो विषय हमारा लौकिक और धार्मिक दोनों है, ठीक। हमने जितना महत्व देवी देवताओं को दिया है, देवी देवताओं का भी जो महत्व है वो कहीं न कहीं उत्पादकता से जुड़ा है। ये उर्वरता की देवी मानी गई है, जो हड़प्पा से हमने बात किया, ठीक। लोथल से एक मुहर है, उस पर चित्रांकित किया गया है, जिसमें पंचतंत्र की कहानी आप पढ़ते हैं कि एक लोमड़ी जो है नीचे खड़ी है, एक कौवा रोटी लेके ऊपर डाल पे बैठा हुआ है, जिसे आप पंचतंत्र की कहानी मानते हो, विष्णु शर्मा की रचना है। उसका चित्रांकन भी किया गया है, कहाँ पर? लोथल से, ठीक। लोथल से प्रमाण मिला है उसका। तो इन चित्रकला के माध्यम से भी अगर हम देखें तो चित्रकला का भी जो उद्देश्य है वो धार्मिक होने के साथ साथ लौकिक भी है। और लौकिकता जो है वो कहीं न कहीं जो धार्मिक है, जो धार्मिक प्रभाव दिखता है वह भी कहीं न कहीं उनकी उत्पादकता से या उनके भौतिकतावादी संस्कृति से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादातर उद्देश्य जो है वो कला का यही है कि कहीं न कहीं जो उत्पादन शैली है इंडस वैली की, उसको किसी न किसी माध्यम से क्या किया जाए? दिखाया जाए, ठीक है। उसको किसी न किसी माध्यम से दिखाया जाए, ठीक। अब देखिए, कहते हैं कि चित्रकला के बाद अगर हम देखें तो चित्रकला के बाद आपका है क्या? चित्रकला के बाद आपके मनका एवं मोहरें, मनका एवं मोहर, ठीक है। मनका एवं मोहर। पहले मोहर की बात कर लेते हैं। कहते हैं जो मोहरें होती हैं, मोहरें जिनको आप सिल कहते हो इंग्लिश में, मोहर जो है ये सामान्यतः जो है
ये किसकी बनी है? ये क्वार्टजाइट की बनी है। किसकी बनी है? क्वार्टजाइट की बनी है। इसके बाद ये कांचली मिट्टी की भी बनी है, कांचली मिट्टी का भी बना है। इसके बाद फ्लिंट और जैस्पर का भी उपयोग हुआ है, फ्लिंट और जैस्पर का भी उपयोग है, और यही सामान्यतः जो है मनकों के उपयोग में भी दिखाई देता है। ठीक, तो ये वो पदार्थ है, ये धातुएं हैं जिनके उपयोग से इनका निर्माण किया गया है मोहरों का। मोहर के निर्माण का या सिल बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि वस्तुओं की पैकेजिंग, उस वस्तु का परिचय होना और किस गंतव्य पर वह वस्तु जाएगी या उस वस्तु का किससे संबंध है, ये सिल के द्वारा या मोहर के द्वारा दिखाया जाता था। उस मोहरों पर चित्र के साथ साथ जो है लिपियों का अंकन होता था, जो ऐसा अंदाजा लगाया इतिहासकारों ने कि इस सिल का उद्देश्य यही था, उनकी पैकेजिंग करना, उनकी पहचान निर्धारित करना वस्तुओं की, और किससे वह वस्तु का संबंध है उससे संबंध निर्धारित करना, यानी किस गंतव्य पर वह वस्तु जाएगी। ठीक है, मनका जो है, मनकों के आप सामान्य भाषा में से आप गुरिया कहते हैं, गुरिया। ठीक, कहा जाता है मन का उद्योग जो है आपके लोथल और चन्हूदड़ों से पाया गया है। लोथल और चन्हूदड़ों से मन का उद्योग पाया गया है, चन्हूदड़ों और लोथल से। ठीक है, चन्हूदड़ों और लोथल से मन का उद्योग पाया गया है, यानी मन का ये कहीं न कहीं आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता था और बड़ी मात्रा में महिलाएं इसका उपयोग करती थी। आज के समाज में भी महिलाएं मनके का उपयोग आभूषण के लिए करती हैं। मनके के साथ साथ बहुत सारे आभूषण तंत्र जो है हमें चन्हूदड़ों से पाए हैं, जैसे सुरमा है, चन्हूदड़ों से आपको सुरमा, लिपस्टिक, पाउडर, काजल, ये तंत्र हमको चन्हूदड़ों से मिले हैं। यानी सौंदर्य प्रसाधन की लगभग हर वस्तु जो है कहीं न कहीं यहां से हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो इंडस वैली का जो डेवलपमेंट है वहां मनका उद्योग पूरी तरह क्या है, विकसित है। और मनके का प्रमाण जो है इंडस वैली के डेवलपमेंट के पहले भी आप देखे होंगे, वहां भी हमको मनके के कई प्रमाण दिखाई दिए हैं। ठीक, और मोहर जो है, मोहर का उद्देश्य हमने बताया, और इसमें हमने ये बताया कि यह किस धातु की क्या थी, बनती थी। कहते हैं कि मोहरों पर जो मोहरों का जो आकार है, आकार की अगर हम बात करें तो आकार जो होता था मोहरों का वो मूल रूप से क्या है, वर्गाकार। सामान्यतः मोहरें कैसी होती थी, वर्गाकार होती थी, लेकिन कुछ मोहरें बेलनाकार भी पाई गई हैं, और बेलनाकार जो मोहरें हैं वो सुमेरियन सभ्यता का प्रतीक मानी जाती हैं। और बेलनाकार मोहरें इंडस वैली में आपके मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। कुछ मोहरें आयताकार भी मिली हैं। ठीक, कुछ मोहरें आयताकार मिली हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मोहर पूछेगा तो मोहरें सामान्यतः वर्गाकार, चौकोर हैं। ठीक, उसके साथ साथ बेलनाकार, आयताकार, समचतुर्भुजाकार भी हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे मनके का मूल आकार कैसा था, तो मनके मूलतः बेलनाकार हैं। मनके मूलतः कैसे हैं, बेलनाकार हैं। और इस बेलनाकार मनकों में, चूंकि ये पत्थर के बने होते थे, इसमें ग्रिडिंग की गई है। ग्रिडिंग माने इसमें होल किया जाता था ताकि धागा उसमें डालकर इसको गले में धारण किया जा सके। तो मनका मूलतः सौंदर्य बोध से जुड़ा हुआ है, और मोहर जो मूलतः है वो आपकी पहचान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मोहरों का उपयोग और मनकों का उपयोग, और मोहरों पर ही सबसे अधिक लिपियों का प्रमाण हमको दिखाई देता है। इन मोहरों पर जो चित्र हैं, उन चित्रों में आपके पक्षियों के चित्र भी बने हैं, वृक्षों के भी चित्र बने हैं, आपके प्रतीक चिन्हों के स्वास्तिक का चित्र आपको दिखाई देगा। ठीक, मोहरों पर जो सबसे अधिक चित्र है उसकी चर्चा हमने अभी किया कि भाई सबसे अधिक जो है एक श्रृंगी पशु का चित्र, सबसे ज्यादा पीपल का, फिर एक श्रृंगी पशु का। ठीक, आकार में सबसे अधिक कैसा है, वर्गाकार है। ठीक, फिर आपका बेलनाकार है। तो मित्रों, हमने इस कला की यानी इंडस वैली के कला पर चर्चा करने की कोशिश किया, और जो भी अभी छूटा होगा थोड़ा बहुत, वो शाम की जो 8 बजे की क्लास होगी उस क्लास में हम पुनः जो है जो अवशेष आपका बच्चा है उसको डिस्कस कर देंगे। क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, 1 घंटे की क्लास होती है और वो ओवर हो रही क्लास। तो अभी इस क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों का प्यार हमारे साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मनोबल को आगे ले जाएंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ेंगे। आपकी जो उम्मीदें होंगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हेलो। हेलो। हाँ अंकित, क्लास ओवर कर दिया हूँ।